अच्छा, हमारी बात हो रही थी बाकी तमाम स्टूडेंट्स जो अवेलेबल नहीं होते क्लास में। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 60+ स्टूडेंट हैं, और मेरी क्लास में 12-13 स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैंने ये बात पहले भी कही हुई है कि क्लास में स्टूडेंट्स कम होते हैं तो स्टूडेंट टीचर की मोटिवेशन भी कम होती है। ठीक है, टीचर क्लास में जितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं टीचर को उतना मज़ा आता है पढ़ाने का। ठीक है, तो अपनी अवेलेबिलिटी श्योर इंश्योर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि कल क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स FIA के हैं, और अभी जावर से डिस्कस हो रही थी इस बारे में, तो मैं कल एक स्पोर्ट्समैन को इनवाइट करूंगा क्लास में, जो आपको रनिंग के फिजिकल टेस्ट के हवाले से कुछ अच्छा गाइड करेंगे। क्योंकि वो ज़ाहिर है स्पोर्ट्समैन है तो काफ़ी ज़्यादा इस पे काम करते हैं, स्टेमिना बिल्डिंग पे, और रनिंग भी काफ़ी करते हैं वो। तो हो सकता है आपको कुछ अच्छी गाइडलाइन मिल जाए। तो आप इस चीज़ को आपने इंश्योर करना है कि आप अवेलेबल हों, मैक्सिमम स्टूडेंट्स अवेलेबल हों क्लास में। क्योंकि देखें, अब एक बड़े बंदे को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, एक नेशनल लेवल का प्लेयर है, और वो क्लास में देखे कि 10 स्टूडेंट्स हैं, वो भी कहेगा यार ऐसे ही जो है ना मुझे वैसे बुला लिया है। तो है मेरा दोस्त, करीबी है। ठीक है, वो ऐसा कहेगा नहीं कहेगा, लेकिन मुझे खुद फील होगा और उसको भी अच्छा लगेगा अगर मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आपने अपनी अटेंडेंस, अच्छा फिर इसके लिए मैं हाँ ये कर सकता हूँ, वो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा उनकी। ठीक है, मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा। जो स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल होगा वो उनसे गेन कर लेगा जो बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं अवेलेबल होंगे तो ये अब आपकी मर्जी है। ओके जी, ये फार्मूला ठीक है ना भाई? क्या ख्याल है? जी सर सर, ये ना हो कि जो बिल्कुल। डेली क्लास में होती हैं, कल उन्हीं को कोई ना कोई इशू बन जाए फिर। फिर मुझे वो मैसेज करें कि हमारे साथ इश्यू ठीक है। सर ये हो गया। ठीक है ना? फिर ठीक है। हाँ, फिर ये है कि उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है। अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग इस तरह से होगा कि इसमें आपको भी मजा आएगा, जिस तरह आपने नॉर्थ अमेरिका को विजिट किया था, अब आप साउथ अमेरिका को भी सेम उसी तरह विजिट करोगे। आप इंजॉय करना, देखें जब भी लेक्चर स्टार्ट होने लगे। वैसे आपसे क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट्स एक्साइटेड होते हैं कि यार आज कुछ नया मजा आएगा, कुछ सर का लेक्चर होने वाला है, मजा आने वाला है? कितने स्टूडेंट्स आप में से कोई, मतलब जेन्युइनली बताना है, ऐसे नहीं। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा सबसे है? पहले मैं। जी। अच्छा, गुल रविश, मतलब मेरा सवाल ये है कि आप में से मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसा फील होता है यार अब मजा आएगा, सर का लेक्चर होने वाला है? जी सर। अच्छा, जावर को होता है, गुल रविश को भी होता है, और कोई स्टूडेंट? मुझे भी सर। ओके, सही है मुझे जी। भी सर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। देखें, ये चीज हम सिखाते हैं, मतलब मैंने आपको कई मतलब रेफरेंस दिया है, हम अपने कोर्स में सिखाते हैं। वैसे सुन सुन लें, सीख लें। लेक्चर लेने की एक बात है, आप जब भी पढ़ने लगें, केविन हॉर्सले कहते हैं, इफ वाई इज क्लियर हाउ इज इजी। लिखें, इफ वाई इज क्लियर हाउ इज इजी। इफ वाई इज क्लियर हाउ इज इजी। जब भी आप पढ़ने लगें तो सोचें कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। तो सोचें मैं पढ़ क्यों रहा हूं, या कोई भी काम करने लगे, लेक्चर लेने लगे, क्यों क्यों लेना लेक्चर। वाई क्लियर होना चाहिए आपका। 80% वाई है जिंदगी के स्टेप्स में, 80% वाई है। हाउ इज ओनली 20%। कोई काम करना क्यों है, ये 80% है। करना कैसे है, वो 20% है जस्ट। हम कैसे पे फौरन पहुंच जाते हैं, हमारा वाई क्लियर ही नहीं होता। जो 80% है वो बिल्कुल इग्नोर होता है।
जो मेमोरी कोर्स हम करवाते हैं 2 मंथ का, उसमें ये चीज, मतलब एक ये चीज भी है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए पूरी तरह। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं, जब भी आप देखो क्या होता है, अमूमन क्या होता है, आपने पहली बात तो ये कि बुक बंद की, बुक बंद करने के फौरन बाद आप मोबाइल उठाते हो और कहते हो यार अब मेरा माइंड बड़ा थक गया है, इसको रिलैक्सेशन की जरूरत है। फौरन से उठते हो और टिकटॉक देखने लग जाते हो या रील्स देखने लग जाते हो। क्या हुआ है, आपने अपने दिमाग को कमांड दिया है कि जो कुछ पढ़ा था जंक था, फजूल था। कमांड दी है फजूल था भाई, क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ जो न्यू आपने इंस्टॉल की है इंफॉर्मेशन, आपने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। इंपॉर्टेंस देने का मतलब होता है कि आपके दिमाग में वो घूमती रहे। ध्यान से समझो बात को। ठीक है, लेक्चर बहुत बड़ा था, लेकिन ये बातें भी बड़ी जरूरी है और इंतहाई जरूरी है। आपको कोई नहीं बताता, सेशन एंड हो जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी तक पढ़े हो, आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें बतानी चाहिए। अभी मैं क्या कहने लगा था कि पढ़ा आपने 30-40 मिनट, 30-40 मिनट पढ़कर आप फौरन मोबाइल उठा के सोचते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा थक गया है और अब मुझे रिलैक्सेशन चाहिए। चुनाचा अब मैं क्या करता हूँ, टिकटॉक देखने लग जाता हूँ या फिर रील्स देखने लग जाता हूँ। कमांड क्या गई है माइंड को कि यार ये तो फजूल था, जो कुछ भी अभी जो कुछ इंस्टॉल हुआ है वो फजूल था। दूसरी तरफ आपके पास एक शख्स आता है और कोई बात ऐसी करता है जो आपके इमोशंस से टच करती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे जावर है। ठीक है, जावर, शादी हो गई आपकी? नहीं सर। अच्छा, अब जावर की शादी नहीं हुई भाई। तो अब जावर को आगे बात कहता है, यार तुम्हें वो जो लड़की पसंद थी ना, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें कोई सीरियस नहीं लेना। तो जावर को कहता है कि यार तुम्हें जो लड़की पसंद थी ना, वो उसका रिश्ता कहीं और हो रहा था, उसका रिश्ता वहां से टूट गया और अब वो वापस तुम्हारी ओह फैमिली की शिट। तरफ, वापस तुम्हारी फैमिली की तरफ आना चाह रहे हैं। अब ध्यान से समझो बात को, क्या होगा? जावर 1 घंटा किताब उठा के बैठा रहेगा, लेकिन वो एक ही पेज पे बैठा रहेगा, दूसरे पेज पे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका टोटल दिमाग उधर ही है। ठीक है, क्या हुआ है, एक नई इंफॉर्मेशन जिसके साथ आप स्टिक हो गए हो, स्टिक हो गए हो, वहां से हिल ही नहीं रहे हो। अगर यही एटीट्यूड आपका ज्योग्राफी के साथ हो जाए तो सोचो, यही एटीट्यूड आपका कंप्यूटर साइंस के साथ हो जाए तो क्या होगा? फिर स्टडी पे स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, स्टडी एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाएगी। समझ आएगी ऊपर से कि अच्छा। तो क्या हुआ, आप पढ़ तो रहे हो, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, बार बार उसी बातों पे। जबकि स्टडी में क्या होता है कि स्टडी तो कर रहे हो, स्टडी कर ली है तो पढ़ लिया, अच्छा जी, साउथ अमेरिका का मैप पढ़ लिया। उसके बाद क्या होता है, जब आप बुक क्लोज कर देते हो, तो क्या फिर भी आपके जहन में साउथ अमेरिका घूमता है? बहुत कम। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंगेज हैं स्टडी में, उनके तो दिमाग में घूमेगा, और जो नहीं है उनके दिमाग में नहीं घूमेगा। और याद रखना, यही सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला है। आपने पढ़ना तो 8 घंटे है या 6 घंटे पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर रहना 24 घंटे है या 18 घंटे है। आप किसी दोस्त से मिल रहे हो तो साउथ अमेरिका की बात करो, आप किसी कजन के पास गए हो, किसी रिलेटिव्स के पास गए हो, तो आप उसको कहो ये जनाब ऐसे है और दुनिया का मैप ऐसे है जनाब, और वो वेनिजुएला एक ऐसा मुल्क है, वो भी मजा इंजॉय करेगा। हाँ जी, मेरी बात समझ आई है, पॉइंट नोट किया है? जी जी सर। तो इससे ये जावर को तो खैर भूलेगी नहीं बात। तो इंशाल्लाह जी, तो अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करें। पढ़ना स्टार्ट करते हैं जी, लेक्चर थोड़ा लेंथी है। साउथ अमेरिका, एक मिनट, ये टेक्स्ट फिक्स हो गया।
सर साउथ अमेरिका शुरू हो गया, शुक्र है वो आलिया से जान छूट गई। शुक्र की बात है, तो आप मिस नहीं करोगे आलिया को। सर आलिया मेरी कजन का नाम है। वेरी गुड सुबह। चलें जी, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इजी है, याद हो जाता है। और यहाँ पे है जी पनामा कैनाल। पनामा कैनाल हम पढ़ चुके हैं, ये कनेक्ट करती है जनाब पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से। एक बात, ठीक है, आपने एक ऐसे कनाल बना लेनी है और यहाँ पे लिख देना है कि जनाब ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे है जी पैसिफिक ओशन। और ऊपर लिख देना है ये नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है। इस तरह की डायग्राम बना लें बस। डायग्राम बनाएंगे तो आप अटैच हो जाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन से आपको याद रहेगी। तो ये दरमियान में लिख दें पनामा कैनाल। ये इस तरह से पनामा कैनाल है और ये 80 किलोमीटर की है। 80 किलोमीटर यानी कि पनामा कंट्री की जो विड्थ है वो 80 किलोमीटर है, यूं समझ लें। 1914 में ये ओपन हुई थी। 1914 में ये ओपन हुई थी। अब यहाँ पे बात रोक लो, मुझे नहीं लगता आपको याद रहेगी 1914 में ओपन हुई थी। रुकना चाहिए कि नहीं? अगर ये कल भूल जाए तो फायदा क्या पढ़ने का? अगर ये कल भूल जाए तो इसको पढ़ने का फायदा बताएं, कोई है? चलो, अब आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझे बताए 1914 की कोई इंफॉर्मेशन याद है? यकीनन पाकिस्तान हिस्ट्री जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं, तो 1914 में क्या हुआ था, कोई बताएगा? पाकिस्तान हिस्ट्री में या कोई भी हिस्ट्री में याद हो। 1914 सर खिलाफत स्टार्ट हुई थी, खिलाफत मूवमेंट। नहीं नहीं, 1914 में खिलाफत मूवमेंट नहीं हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई वर्ल्ड थी। वॉर वन का। हाँ 1919 में हुई थी वो। ठीक। हाँ, और सोचें और सोचें, कोई बताए। सर ये कायदे आजम के 14 नुकात भी इसी में थे ना 1914 में? ओए खुदा का खौफ करो, नहीं हुए थे 1914 में, नहीं हुए थे कायदे आजम। नहीं नहीं सॉरी भाई, नहीं ऐसे नहीं था। अच्छा सॉरी, आपने इसे वो डिसाइड नहीं होना। मैं वैसे मजाकन कहता हूँ खुदा का खौफ करो, ठीक है, डिग्रेड नहीं करता। और बताएं जी, कुछ हो, कोई और बताएं। तो हम चलें इसको वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेट कर लेते हैं। देखें मेरी बात सुने, ये तो अब मोस्टली स्टूडेंट को पता है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई थी। अब मुझे ये बताएं, 1914 में, ध्यान से समझना, पहली बात तो यह है कि भाई जब लोग जंग करेंगे तो प्यास लगेगी। तो प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, पानी कहाँ से पिएंगे? केनाल से। तो आपने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 1 को केनाल से जोड़ दिया। फिर आप कहेंगे यार 1914 में सबसे बड़ा खतरा क्या था? पापा मर जाएगा। पापा मर जाएंगे तो मामा का क्या होगा? ठीक है, पापा मामा इस तरह से पा नामा आता है ना, थोड़ा थोड़ा सा टच। तो क्योंकि जंग तो पापा सर नहीं करनी है ना। पनामा जी। पनामा लीक्स के साथ जोड़ने से। पनामा लीक्स के साथ कैसे जोड़ेंगे? पनामा लीक्स कब हुई थी? पनामा लीक्स कौन से सन में हुई थी? 2016। कंफर्म है? कंफर्म है सर, क्योंकि एक साल फरहान मुबारक साहब वजीर आजम रहे थे, तो उससे पहले ये सिस्टम शुरू हो गया था 2018 में इमरान खान आ गए। ठीक है, लेकिन उसका हमारा कोई ताल्लुक नहीं यार, वो पनामा लीक्स अलग चीज है। मतलब अलग तो है, लेकिन हमने इस डेट के साथ जोड़ना है ना, कि हमें ये याद रहे कि पनामा कैनाल 1914 में ओपन हुई थी। इसके साथ जोड़ना है ना हमने। तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 जी सर की जी डेट सर। याद है।
वर्ल्ड वार वन की हमें डेट याद है, वो फिक्स है। तो वर्ल्ड वार जी सर। वन में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी वो 1914 में, और पनामा कैनाल के साथ वर्ल्ड वार वन को जोड़ना है हमने। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे? जी सर। चलो, ओके हो गया। हाँ भाई, याद रहेगी ना अपडेट? तो ये देखें, ये एक एक पॉइंट है जस्ट। अब मैं सारी डेट्स को ऐसे कनेक्ट करके आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपको मेथडोलॉजी बता दी है मैंने कि भाई एक तो है आप बैठ के अपने पूरे जिस्म को हिला हिला के, सर हिला हिला के कहते हैं पनामा कैनाल वाज ओपन इन 1914, 1914 पनामा कैनाल वाज ओपन इन 1914। एक थोड़ा सा ठहर के सोचें कि 1914 से रिलेटेड मुझे और क्या आता है। चलो, अब और इसमें ट्विस्ट लेकर आए। मुझे इससे रिलेटेड कोई और चीज याद ही नहीं आ रही, 1914 में क्या हुआ था। बहुत सारी डेट ऐसी होंगी। अब क्या करूंगा, मुझे नहीं याद। ठीक है, अब एक तो आपने, मैंने कहा भी था मुझे याद करवाना कि मैं आपको डेट, हाउ टू रिमेम्बर डेट्स एंड नंबर्स वाला लेक्चर भेजूं। ठीक है, वीकेंड पे मुझे याद करवा देना ताकि आप अच्छी तरह से कर लें। अब मुझे, वैसे हम ट्राई कर रहे हैं जी, 1914 में कोई ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है जो मुझे याद हो। अब मैं क्या करूंगा? हाँ भाई गुल रविश, आप इस काम में माहिर हो, सोचो अब क्या करें। हाँ ये देखो, मुझे नजर आ रहा है कुछ, मुझे सिर्फ 14 नजर आ रहा है। साउथ अमेरिका पढ़ते हुए हमने पढ़ा था ना, 12 कंट्रीज, 12 कंट्रीज और 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज, ये 14 नंबर। पनामा किनाल का तो पता है साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में कितने नंबर ऑफ कंट्रीज हैं? 14, 12 + 2। तो अब ये 14 इसके साथ जुड़ जाता है, जुड़ता है नहीं जुड़ता? मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ गलत काम करवा रहा हूँ। यानी कि आप कहोगे सर ऐसे ही क्या, आप अजीब बातें बताते रहते हो। सर, कोई शॉर्ट सा क्या शॉर्ट? सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नहीं, याद करने के लिए ना कोई ऐसा कोई। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। ओके जी, हम आगे चलते हैं। जावर, आपकी मुझे बात समझ नहीं आई। वो कह रहे थे कि कोई शॉर्ट सा नेम बताएं। किसका? जी इसका। शॉर्ट सा नेम बताऊं? नहीं, पता नहीं, शॉर्ट सा इतनी सी नेम समझ आई नहीं। है, ज्यादा नहीं आई। मैं कह रहा था, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। हम्म। अब आ हाँ रही है, जी। बोले। हाँ सर, मैं कह रहा था कि इसको ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा कोई ऐसा हो ना कि जिसके साथ कोई सोच लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी मेथडोलॉजी है। वो बताया मैंने आपको कि ये पूरी डेट कन्वर्ट हो जाएगी एक वर्ड में, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आनी, क्योंकि हर नंबर को हम लेटर से एसोसिएट करके इमेज बना देते हैं। ठीक है, वो लेकिन वो वर्ल्ड वॉर वाला सही था। वर्ड वार वाला सही है ना? वो बस वर्ड वाला सही है। हम्म, आपको जस्ट एक मैंने हम्म। बताया कि अगर हम फंस रहे हैं, हमें कुछ और नहीं एसोसिएट हो रहा, तो फिर सोचो कि किस तरह से याद करना है। ठीक है सर इसके नेम भी तो बन रहा है ना। जी। जैसे 14 तो इसकी कंट्री हो गई, और 19 को अगर हमने करना हो तो नामा मतलब पानामा जो है, पीए को काट दें, नाम एन ए, उसको नामा को 19 कर लें। उसमें पता है क्या है, मेरी बात सुने। उसमें इतना ज्यादा जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके ऑप्शंस में 1814 होगा ही नहीं, 1800 वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। आपके ऑप्शन में होगा 1914, 1915, 1916, 1918। तो ये अंडरस्टूड है, ये वाला नहीं होगा ना इशू। आपके ऑप्शन इस तरह से नहीं होंगे 1600,
14, 1714, 1800, इस तरह से नहीं होंगे। आपके ऑप्शंस होंगे 1914, 15, 16, 17। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शंस होंगे। तो ये वाला नंबर याद कर लें तो भी काफी है। राउंड अबाउट बना लेते हैं। अब इसकी लेंथ देखें, 80 किलोमीटर है, वैसे 82 किलोमीटर है, तो हमने 80 याद कर लिया, राउंड अबाउट बना लिया उसको, तो 82 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं जी। 12 कंट्रीज हैं और 2 इंडिपेंडेंट टेरिटरीज हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा जो कंट्री है वो बड़ा ब्राजील है। अब ब्राजील को बड़ा जलील भी कह सकते हैं, बड़ा जलील है। ठीक है, बड़ा जलील क्यों है भाई? अब उसको थोड़ा सा आप कमांड भी दो ना माइंड को, भाई बड़ा जलील तो है, बड़ा जलील क्यों है? क्योंकि भाई बड़ा जलील इसलिए है क्योंकि इसका इतना बड़ा जंगल है कि पाकिस्तान जैसे कई मुल्क उस जंगल में आ जाएंगे। ये बड़ा जलील इसलिए है कि पूरा साउथ अमेरिका एक तरफ, ये बड़ा जलील एक तरफ। ठीक है, नाम में ही बड़ा आता है सर। नाम में ही बड़ा है। तो बड़ा जलील इसलिए जी, कह रहा हूं, आगे जो इंफॉर्मेशन लेंगे हम तो उसको बड़ा जलील के साथ अटैच कर दो। ठीक है सर। ठीक है, अब ये कौन से नंबर पे है दुनिया में? सबसे बड़ा कंट्री रशिया, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, और फिफ्थ नंबर पर है बड़ा जलील। इसको बोलना ही बड़ा जलील है। और हमारा कजाकिस्तान को इतने नंबर पे है? 9वें नंबर पे। ठीक है, 6, 7, 8, 9। कजाकिस्तान लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। और स्मॉलेस्ट कंट्री इसका कौन सा है? सूरीनाम, सूरीनेम। सॉरी, इसको जरा कंफर्म कर लें कि इंग्लिश में सूरीनेम ही आएगा सर। अगर उस कंट्री की लैंग्वेज में सूरीनाम अगर सूरीनाम, सूरीनेम, हाँ ठीक है जी, सूरीनेम ही है। तो सूरीनेम इसका स्मॉलेस्ट कंट्री है। और इसको भी, बस अब मैं ज्यादा एसोसिएशन नहीं करता, लेक्चर भी एंड करना है। लैंड लॉक कंट्रीज कौन से? लैंड लॉक कर, 2 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, बोलीविया एंड पैरागुवे। ठीक है, बोलीविया एंड पैरागुवे, 2 इसके। अभी हम जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, कंट्रीज की डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। एक जनरल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, सबसे छोटा कंट्री कौन सा है। लैंड लॉक 2 कंट्रीज है, लैंड लॉक, पैरागुवे एंड यूरोप, पैरागुवे एंड बोलीविया, 2 कंट्रीज हैं। दुनिया के अंदर 44 कंट्रीज हैं, पहले बता दिया जो लैंड लॉक ने। डबल लैंड लॉक कंट्री कितने? 2 है सर जी। कौन कौन से? चलो ये नहीं पूछते। उज्बेकिस्तान है एक, और एक लस्टन है। लाइक टेंस्टीन। दो, हाँ जी, जो उज्बेकिस्तान है ये एशियन कॉन्टिनेंट में है, और जो लस्टन है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। ओके ओके, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट है जी एंडीज माउंटेन रेंज। देखो यहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है? दूसरे सिरे तक। एक कॉन्टिनेंट के एक सिरे से स्टार्ट हो गए, दूसरे सिरे पे जाती है एंडीज माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। कोई बताएगा इसकी लेंथ कितनी है? ये पढ़ा चुका हूं तो इसलिए पूछ रहा हूँ। 250 किलोमीटर। कितनी? नहीं नहीं भाई, बढ़ाएं, बहुत कम बताइए। 3500 सर किलोमीटर ये नहीं 50 पीक्स और ये 6000 मीटर हाई है, हाईएस्ट पीक है। नहीं, लेंथ पूछ रहा हूँ, लेंथ। ये पीक की बात ही नहीं हुई, तो रेंज है। जी रेंज में ओके। पीक, पीक तो हम एक माउंटेन की बात करेंगे ना, ये माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो ये 7000 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, अब माउंटेन रेंज है यानी कि 7000 किलोमीटर है। साउथ अमेरिका का एक सिरे से स्टार्ट होता है और आखिरी सिरे तक जाता है, इस सिरे तक 7000 किलोमीटर। ठीक है, और दुनिया की इसके अलावा जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया में, फिर रॉकी माउंटेन रेंज वो नॉर्थ अमेरिका में। ये रिवर्स नहीं होगी? रॉकी माउंटेन रेंज दूसरे नंबर पे है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तीसरे नंबर पे, ऐसे नहीं? जी सर। हाँ, सेकंड नंबर पर रॉकी माउंटेन रेंज।
हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर एंडीज स्टेट्स पूछ लेता है कि एंडीज स्टेट, अब एंडीज माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज को जो भी कंट्री लगते हैं उसको कहते हैं वो एंडियन स्टेट्स। एंडियन स्टेट्स वो 7 हैं, 7 मुल्क ऐसे हैं जिनको एंडीज माउंटेन रेंज टच करती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा देखें यहीं पर, अर्जेंटीना है, चिली है, बोलीविया है, और पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये चिली 7। ये 7 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं एंडियन स्टेट हैं। क्या एंडियन स्टेट्स। फिर इक्वेटर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इक्वेटर कंट्रीज 2 हैं या 3 हैं, सॉरी। ठीक है, इक्वेडोर भी आता है, कोलंबिया भी आता है, ब्राजील भी आता है। बीसीई, बिफोर क्राइस्ट होता है ना, सब बीसीई, बीसीएडी। तो बीसीई ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, ये 3 इक्वेटर कंट्रीज हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। दुनिया में 13 इक्वेटर कंट्रीज हैं। इक्वेटर अभी हम जो पढ़ेंगे एवरीडे साइंस में, ये इक्वेटर कंट्रीज हैं। और हम हर कॉन्टिनेंट के साथ इक्वेटर कंट्रीज पढ़ते रहेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से कंट्रीज हैं जी जो इक्वेटर से गुजरते हैं? कितने कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका के जिसमें से इक्वेटर गुजरता है? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के पढ़ाया था। नॉर्थ अमेरिका के कितने कंट्रीज हैं जहां से इक्वेटर गुजरता है? ओ हाँ ना तो बोल दो। नहीं सर, वो नहीं पढ़ा था। वो नहीं पढ़ा था? सर जी नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर से ऊपर आ रहा है ना। हाँ, नॉर्थ अमेरिका पे से तो इक्वेटर गुजरता ही नहीं है। नॉर्थ अमेरिका जब साउथ अमेरिका से गुजरेगा तो नॉर्थ अमेरिका से कैसे गुजरेगा? साउथ अमेरिका से गुजरता है भाई। सर सर जी मैं भी यही कह रही हूँ ना कि नॉर्थ अमेरिका जो है वो इक्वेटर से ऊपर साइड पे आ रहा है। ओके ठीक है, नॉर्थ अमेरिका से इक्वेटर नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है, साउथ अमेरिका अमेरिका से गुजरता है। ठीक है, बस ये आपको इसलिए था कि आप होश में रहें कि भाई हाँ जाग रहे हैं। नेक्स्ट है लापाज। लापाज बोलीविया का कैपिटल है, और ये हाईएस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, या सिटी भी कह सकते हैं, ये कैपिटल भी। दुनिया का सबसे ऊंचा सिटी है लापाज, 38 and 50 मीटर अबव सी लेवल। ओके, अब मुझे किस तरह से याद रहेगा कि हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है? सोचो, एसोसिएट करें कि आगे चले जाएं? कर दें एसोसिएट। करो फिर, सोचो, क्योंकि ये हमारे कजन का नाम तो है नहीं लापाज, कि भाई वो जो हमारी फूफो का लड़का था ना, अली हैदर, वो जनाब कराची चला गया, उसकी जॉब हो गई। अब अली हैदर फूफो का लड़का है, वो तो याद रहेगा कि वो कराची चला गया, उसकी जॉब हो गई है बैंक में, ये तो भूलेगा नहीं। ला पास पहली मर्तबा जिंदगी में पढ़ रहे हो, कभी भी याद नहीं रहेगा। तो इसको अपनी किसी भी लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ जोड़ोगे तो याद रहेगा, अदरवाइज ये भूल जाएगा। सोचो कैसे याद रहेगा लापाज? अच्छा देखिए, मुझे एक चीज नजर आ रही है। प्याज जब काटते हैं तो आंसू आते हैं, प्याज जब काटते हैं तो आंसू आते हैं, प्याज। तो सोचो आंसू आते हैं। अब इतनी ऊंची जगह पे अगर आपको खड़े कर दिया जाए तो आपको डर के मारे आंसू नहीं आएंगे? इतना ऊंचा है ये लापाज, जिस तरह प्याज काटते हुए आंसू आते हैं, इसी तरह इतने ऊंचे कैपिटल सिटी पे जाके भी आपके आंसू आएंगे, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ओए होए होए होए। और कोई बनाए जी इस तरह का कुछ भी? लापाज जब आप खुद बनाओगे ना, फिर आपको खुद से दिलचस्पी होगी
आप कहोगे हाँ यार ये अच्छा है, खुद याद रहेगा, अपने दिमाग को चलाना है। नेक्स्ट है, डेजर्ट है जी वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, विच डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आप यकीन करें कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था, इसका आंसर है जी चिली। उसने कहा, पूछा कि अताकामा डेजर्ट कहाँ पर है, चिली में। आप यकीन करें इस डायग्राम को, इस पिक्चर को देख के मैंने इसका आंसर सही लगाया था। मुझे याद नहीं रहा था कि चिली में है ये अटाकामा, लेकिन इस डायग्राम ये मेरे जहन में थी ये वाली, तो मैं कंफ्यूज था अर्जेंटीना में है कि चिली में है। अब अर्जेंटीना और चिली साथ साथ हैं, तो मैंने कहा यार ये कॉर्नर पे है, यानी कि समंदर के साथ लगता है, और समंदर के साथ लगता है तो इसका मतलब ये चिली में होगा, अर्जेंटीना में नहीं होगा। तो मुझे इस तरह से याद आया। तो ये ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड है, यानी कि खुश्क डेजर्ट है बहुत ज्यादा, अताकामा, चिली में। अब चिली को मैं जब भी याद करता हूँ, ध्यान से समझना, चिली को मैं जब भी याद करता हूँ, इसको चिली यानी कि वो जो मिर्च होती है ना चिली, वो है ये मेरे नजदीक। अटाकामा। अब ड्राइएस्ट प्लेस है, आटा कैसे होता है,